हेलो फ्रेंड्स, हियर डॉक्टर परशुराम पवार, एमडी जामनगर, एमए संस्कृत पुणे, फ्रॉम आयुर्ज्ञान एकेडमी। आज हम ऋतुचर्या के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि एआई पीजीटी में संहिता में से भी या तो स्वस्थ वृत्त में से भी ऋतुचर्या पे एमसीक्यू आने के चांसेस है। वैसे भी 2 साल पहले आ गया है इस पे एमसीक्यू। सारोदक कुशोदक वाग्भट के अनुसार कौन से ऋतुचर्या में निर्देशित है, ऐसा एमसीक्यू शायद 2021 के एआईपीजीटी में आया था और उसके पहले भी आए थे। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि ऋतुचर्या को ध्यान में कैसे रखेंगे, क्योंकि आप संहिता में खाली पढ़ते हैं लेकिन उसका रीजनिंग, तो आपको मैं एक अलग क्या चीज बताने जा रहा हूं कि उसका लॉजिकल रीजनिंग अगर ध्यान में रखेंगे ना तो काफी आसान जाएगा। क्योंकि आप क्या करते हैं कि खाली ऋतुचर्या पढ़ते हैं, 6 ऋतुचर्या आपको करनी पड़ती है, उसका लॉजिकल रीजनिंग आप अगर ध्यान में नहीं रहेंगे रखेंगे तो एक दो महीने के बाद आपको वो भूलने जैसा हो जाएगा। अरे कौन सी ऋतुचर्या में क्या बताया है, उद्बंध कहाँ पे बताया है, उद्वर्तन किस ऋतुचर्या में, ये आपको कंफ्यूज करेगा। देखो, मध्य कौन से ऋतु में नहीं लेना चाहिए, कौन से ऋतु में लेना चाहिए, ऐसे जब एमसीक्यू आते हैं तो होता क्या है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसके लिए हम ये जो बताने जा रहे हैं कि उसका लॉजिकल रीजनिंग आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको काफी आसान जाएगा। तो आपको वही करना है कि इसके लॉजिकल रीजनिंग को करना है। तो पहले हमने दिया है हेमंत ऋतुचर्या। तो इसमें अभी स्थिति क्या होती है, शीते शीत अनिल स्पर्श संदुद्धो बलिनाम बलि पक्ता भवती हेमंते मात्रा द्रव्य गुरुक्षमः। तो यहाँ पे पक्ता का मतलब क्या हो गया है, अग्नि। पक्ता मीन्स अग्नि, जो पाचन करता है, तो ये अग्नि, ये बलवान होता है। देखो, पक्ता भवती हेमंते मात्रा द्रव्य गुरुक्षमः, तो ये बलवान होता है। ये एक एमसीक्यू हो गया। दूसरा क्या हो गया, वायु शीत शीते कुप्यति। तो ये थोड़ा अलग है, देखो, क्योंकि प्रैक्टिकली हेमंत में वात का प्रकोप शीत गुण से होगा या होने जैसा होता है। तो ये थोड़ा और चीजें देखो, क्योंकि हमें क्या पता है कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। हमें बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि हेमंत में भी वात का प्रकोप पॉसिबल है। तो आपको ये पर्पल भी ध्यान में रखना है कि शीत की वजह से हेमंत में वात का प्रकोप संभव है। और दूसरा पक्ता भवती बलवान, तो इसको मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिकली भी हेमंत में हम ज्यादा खाते हैं, देखो हमें भूख भी अच्छी लगती है। तो ये एमसीक्यू आपको ध्यान में रखने इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली हेमंत में वैसे भी हमें भूख अच्छी लगती है, तो नेचुरली पक्का बलवानी होगा। और सेकंड एमसीक्यू आपको पर्पली ध्यान में रखना है कि वर्षा के अलावा हेमंत में शीत से वात का प्रकोप संभव है। तो ये सेकंड एमसीक्यू पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि वायु शीत शीते कुप्यति, कि इसमें एमसीक्यू क्या आ सकता है, वायु शीत शीते प्रकुप्यति, यह किस ऋतु के संदर्भ में चरक ने बताया है। तो ये आपको पर्पल भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हेमंत में ठंड ज्यादा होती है, देखो, और ठंड की वजह से वात का प्रकोप संभव है। देन अभी योग्याहार, हमने 4 पॉइंट में इसको डिवाइड किया, योग्याहार, योग्य विहार, ऋतु की स्थिति और कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आसान रहेगा। योग्याहार स्निग्ध अम्ल लवण रस, और वाग्भट में यहाँ पे बताया कि स्वादु अम्ल लवण रस बताए। तो यही रस क्यों लेना है, क्योंकि अग्नि अच्छा होता है। अग्नि अगर बलवान है तो अग्नि के हिसाब से इस ऋतु में आहार देना चाहिए, इसलिए स्निग्ध अम्ल लवण चरक ने बताया और वाग्भट ने स्वादु अम्ल लवण बताया। तो वाग्भट ने एक ही चेंज किया है, चरक ने स्वादु नहीं बताया और वाग्भट ने स्वादु बताया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अग्नि के हिसाब से हेमंत में स्निग्ध अम्ल लवण या तो स्वादु अम्ल लवण रस का भोजन करना चाहिए। देन मांस, औदक अनुप मांस, मेद्य आहार और विदेशय प्रसव मांस। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग क्या है, औदक अनुप मांस, खाली मांस नहीं है। तो आपको दो रेफरेंस पता होंगे कि जंगल मांस यह लघु होता है और औदक अनुप मांस यह गुरु होता है। क्योंकि अनुप देश के प्राणी कैसे होते हैं, शीत जगह पे रहते हैं, कफ का प्राबल्य होता है, तो नेचुरली उनका मांस गुरु होगा। तो आपको यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग क्या ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिकली अगर हेमंत में अग्नि बलवान है तो उस अग्नि के हिसाब से गुरु मांस दे सकते हैं, इसलिए औदक अनुप मांस हेमंत में इंडिकेटेड है। आपको लॉजिकल रीजनिंग याद में रखना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू क्या आ सकता है कि औदक अनुप मांस कौन से ऋतु में निर्देशित है। तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, अरे कौन से ऋतु में, आप विचार करने पड़ेंगे। तो इसमें अग्नि के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि अग्नि बलवान होता है, पक्ता भवती बलवान, इसलिए औदक अनुप मांस हेमंत में देना है। देन मेद्याहार, मेद का वर्धन करने वाला आहार, ये भी सेम रीजनिंग है
कि पकता यानी अग्नि बलवान होता है तो उस अग्नि के हिसाब से मेदवर्धक कार्य गुरु होता है, इसलिए हेमंत में देना है। देन विलेशय प्रसह मौसय, इस पे भी हम क्या करते हैं, खाली पढ़ के आगे चले जाते हैं। और क्या होता है कि एमसीक्यू डालते वक्त क्या करते हैं, वो कोने वाला एमसीक्यू निकाल के डाल देते हैं और हमने उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होता है। तो इसमें कॉन्सेंट्रेट करना एकदम आसान है। देखो विलेशय मीन्स बिल में रहने वाले प्राणी, तो बिल में रहने वाले प्राणी क्या करते हैं, दिन भर पूरे दिन भर बैठे रहते हैं। देखो तो बैठे रहने की वजह से क्या होता है, उनका मौसम गुरु होता है। आपने संहिता में शायद पढ़ा भी होगा कि जो दिन में घूमते, सुश्रुत में भी है, सुश्रुत सूत्र 45 में आया है कि जो दिन में घूमते प्राणी विचरण करते उनका मौसम लघु होता है, च लघु की वजह से। और जो प्राणी बैठे रहते उनका मौसम तुलना में गुरु होता है। तो ये लॉजिक आपको लगाना है कि बिलेशय मीन्स बिल में रहने वाले प्राणियों का मौसम गुरु होता है, और हेमंत में अग्नि बलवान होने की वजह से विलेशय और प्रसह मौस सेवन करने को बोला है। प्रसह यानी दूसरे प्राणियों को मार के जो उनका भक्षण करते उनका मौस भी कंपैरेटिवली गुरु होगा। देखो तो अभी आपको मैंने लॉजिकल रीजनिंग लगा दिया कि हेमंत में पकता यानी अग्नि बलवान होता है, इसलिए उस बलवानता के हिसाब से आपको आहार देना है। तो औदक अनुपमौस मिद्य आहार और विलेशय प्रसमौस सभी गुरु है, इसलिए वो अग्नि के हिसाब से हेमंत में देने। तो ये आप लॉजिकल रीजनिंग ध्यान में रखेंगे, विलेशय ही क्यों देना है। देन अनुपानार्थ मदिरा, सिद्धू, मधु और उष्ण जल। मदिरा क्यों देने, क्योंकि अग्नि को अधिक प्रदीप्त करती है, बलवर्धक भी है। वाग्भट ने एक रेफरेंस आपने शायद पढ़ा होगा कि मध्य नष्ट निद्रा अति निद्रभ्य हितम, और अति निद्रा में भी पुरुष और स्थूल दोनों के लिए हित करे। मध्य के बारे में वाग्भट ने बताया पुरुष और स्थूल दोनों के लिए हित करे, तो पुरुष को वो स्थूल भी बनाइए। देखो इसलिए हेमंत में हम बॉडी बनाते हैं, देखो इसलिए मदिरा देने के लिए कहा है। सिद्धू ये भी मध्य का ही प्रकार हो गया, वो भी अग्नि को बढ़ाएगा और अधिक प्रदीप्त करेगा, और वो क्या करेगा कि या तो व्यवहारिक विकासी गुणों की वजह से मदिरा और सिद्धू क्या करेंगे, पोषण जल्दी करेंगे। तो हेमंत में हम बॉडी बनाते इसलिए मदिरा और सिद्धू इंडिकेट की है। मधु यहाँ पे ऑड हो गया है, देखो क्योंकि मधु लेखन करता है, इसलिए आपको इसको ऑड करके ध्यान में रखना है। आपको ऑड करके ध्यान में रखना है कि मधु हेमंत में वैसे लॉजिकली बैठता नहीं है क्योंकि वो लेखन है, तो वो नहीं आना चाहिए, लेकिन मधु भी आया है। और उष्ण जल तो एकदम आसान है क्योंकि ठंड ज्यादा रहती है। देखो तो ठंड से बचाव करने के लिए हम गर्म पानी प्रैक्टिकली भी पीते हैं। देखो क्योंकि जिनको ठंड नहीं सहन होती है, वो वात प्रकृति या कफ प्रकृति वाले लोग वैसे भी गर्म जल पीते हैं, तो इसमें मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं है। देन गोरस, इक्षु विकृति, वसा, तैल, नव ओदन और नव अन्न। गोरस, गोरस का मतलब क्या है कि गोदुग्ध से बने हुए पदार्थ, तो दुग्ध गुरु पदार्थ है और शीत भी है और बॉडी भी बनाता है, पोषण करता है, इसलिए हेमंत में हम अगर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाते तो गोरस देना है। इक्षु विकृति, इक्षु भी मधुर मधुर शीत है, तो इक्षु से बनाए हुए पदार्थ भी मधुर मधुर शीत होंगे, और हेमंत में मधुर मधुर शीत द्रव्य देने के लिए कहा है और गुरु पदार्थ देने के लिए कहा है, इसलिए इक्षु की विकृति यानी शर्करा और गुड़ ऐसे पदार्थ देने। देन थर्ड हो गया वसा, तो आपको वसा के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ऐसा अगर खाली सेपरेट एमसीक्यू आता है कि वसा कौन से ऋतु में देनी चाहिए और कौन से ऋतु में नहीं देनी है, तो आप अगर ब्लाइंडली करेंगे तो आपको ये ध्यान में नहीं रहेगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वसा ये उष्णवीरी है और वसा गुरु भी है। आपने पंचकर्म में किया होगा, देखो या तो संहिता में भी किया होगा, घृत तैल वसा मज्जा यथोत्तर गुरु, गुरुता से तैल गुरु है, तैल से वसा गुरु है और वसा से मज्जा गुरु है, तो नेचुरली वसा गुरु भी है, तो अग्नि के हिसाब से हेमंत में देनी है। दूसरा क्या है कि वसा उष्ण वीर्य बताइए संहिता में, तो हेमंत की ठंड या शीतता से प्रोटेक्ट करने के लिए वसा जैसा उष्ण वीर्य द्रव्य देना है। तैल का भी वही लॉजिक है कि तैल क्या है, उष्ण वीर्य है, इसलिए शीतता से प्रोटेक्ट करने के लिए हेमंत में तैल देने के लिए कहा है। देन नव ओदन, ये भी सुश्रुत में एक रेफरेंस है कि जो भी नवीन धान्य होता है वो कफकर और गुरु होता है और पुरान धान्य लघु होता है, ऐसा रेफरेंस सुश्रुत संहिता 45 में सूत्र स्थान में। तो ये भी आपको ध्यान में रखिए, ये रेफरेंस आपको को रिलेट करेंगे तो आपको मदद होगी कि नवोदन गुरु होता है और नवीन अन्न भी गुरु होता है, इसलिए हेमंत में सभी गुरु आहार देना है। जैसे हमने ऊपर किया औदक अनुपम औस, मेद्याहार, विलेशय प्रसम औस, नव ओदन, नव अन्न,
ये सभी गुरु है। आप अगर सेंट्रल कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे कि गुरु अन्न या गुरुवार हेमंत में देना है तो आपका काम एकदम आसान हो गया। देखो, नव उदन, नव अन्न, औदक अनुपम औस, बिलेशय प्रसम औस, यह सब गुरु है, इसलिए हेमंत में वो दोने के लिए कहा है। ठीक है, तो आप ये लॉजिकल रीजनिंग ध्यान में रखेंगे तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। देन योग्य विहार अभ्यंग। अभी प्रैक्टिकली हम वैसे भी हेमंत में अभ्यंग करते हैं। देखो, शीतता होती है, बॉडी बनानी होती है, तो हम तेल से अभ्यंग करते हैं। तो क्या होती है, हमारी जो सुकुमारता है वो बढ़ती है, हमारी बॉडी बनती है, बिल्टअप हमारा अच्छा होता है। तो वो प्रैक्टिकली करते हैं, इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उत्सादन दिवाली में हम करते हैं। देखो, दिवाली में हम क्या करते हैं, चंदन आदि का उत्सादन हम करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली करते हैं, क्लिनिकली आपको पता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। देन मूर्धनि तैल भी हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, क्योंकि मूर्धनि तेल क्या करता है, उसमें क्या आते हैं, परिषेक, बस्ती, अभ्यंग, ऐसे 4 प्रकार वाग्भट ने बताए। मूर्धनि तेल का वर्णन वाग्भट ने किया है, उसमें अभ्यंग, परिषेक, पिचु और बस्ती ये उपक्रम आए। तो इसमें तेल यूज किया जाता है, और तेल उष्णवीर्य होता है, इसलिए क्या करता है कि उसको त्वचा की कांति ये इम्प्रूव करता है। तो मूर्धनि तेल भी नेचुरली हेमंत में ही आएगा, शीतता का बचाव करने के लिए तैल मदद करेगा। देन जेंता का स्वेद, यहाँ पे स्वेद लेना है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि ठंड बचती है, तो ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्वेद लेते हैं। देखो, इसलिए जेंता स्वेद आएगा। और एक मैं एआईपीजीटी में पढ़ाई करने के मैं टेक्निक भी बताता हूँ। आपको क्या करना है, आप अगर कोई चीज कर रहे हो ना, तो आपको दूसरी चीज से उसको कोरिलेट भी करना है, या कोई दूसरा एमसीक्यू भी आपको रिकॉल करना है। तो ये भी आप अगर पढ़ाई में ये टेक्निक यूज करेंगे ना, तो आपको ये भी एक फायदा होगा कि जेनताक श्वेत कहाँ पे आए। तो आप इतिहास में जाएंगे ना, तो जेनताक श्वेत आयुर्वेद इतिहास में विनय पिटक, बौद्ध धर्मों का जो ग्रंथ है विनय पिटक, उसमें वहां पे वर्णन किया है। तो आपको 2 एमसीक्यू यहाँ पे हो गए। देखो कि जेनताक श्वेत का वर्णन बौद्ध धर्म के विनय पिटक में आया, और यहाँ पे हेमंत ऋतुचर्या में भी जेनताक श्वेत की हुई कि शीतता से बचाव करने के लिए जेनताक श्वेत नेचुरली हेमंत में ऋतु में ही आएगा। देन निवासार्थ भूमि गृह, उष्ण गृह, ये भी है, क्योंकि भूमि गृह में ये रहती है। देखो, गर्मी रहती है, उष्ण गर्भगृह में भी गर्मी होती है, तो शीतता के बचाव करने के लिए भूमि गृह और उष्ण गर्भगृह में हम रहते हैं। देन यान शयन आसन संवृत मीन्स ढककर रखना है, क्योंकि उससे भी गर्मी पैदा होती है। उन पर प्रावार यानी रुई से बने, अजीन मीन्स सुखकर रोमयुक्त चर्म, प्रवेणी यानी जूट या पट्टे से बुने वस्त्र, या तो कौशे यानी रेशमी वस्त्र बिठाकर उसको बिछाकर उसके ऊपर बैठना। अभी ये यही वस्त्र क्यों बताइए, क्योंकि ये क्या करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं। देखो, रेशमी वस्त्र गर्मी पैदा करता है। अजीन, प्रावार और प्रवीणी ये भी क्या करते हैं कि गर्मी पैदा करते हैं और शीतता से आपका बचाव होता है, इसलिए इस प्रकार के वस्त्र हेमंत ऋतुचर्या में इंडिकेट किए। देन अगरू आदि का शरीर पर लेप करना। अभी मैंने पिछले साइड में आपको बताया, देखो कि आप एक रेफरेंस को दूसरे रेफरेंस से कोरिलेट करेंगे ना, तो आपकी कंसेप्ट भी क्लियर होगी और आपको एक्स्ट्रा एक एमसीक्यू भी ध्यान में रहेगा। अभी अगरू को आपने कब कहाँ पे पढ़ा है, तो आपने अग्रे संग्रह में पढ़ा होगा। देखो, चरक सूत्र 25 में अग्र में चरक ने बताया, रासना अगरुनी शीतापनयन प्रलेरापणम। तो आपको ये अगर रेफरेंस कोरिलेट करने की अगर आदत पड़ जाती है ना, तो उसका फायदा 2 तरह से होता है। एक तो आपको लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, काफी सारे रेफरेंस आपको पता होते हैं ना, तो ये एक बेनिफिट आपको होता है। दूसरा एमसीक्यू भी आपको रिकॉल कर सकती है कि रासना अगरुनी शीतापनयन प्रलेरापण, रासना और अगरू का लेप लगाएंगे तो शीत का अपनयन होता है, मीन्स वो कम होता है। तो नेचुरली अभी आपका काम आसान हो गया। देखो, क्योंकि अगरू उष्णवीर्य होता है, वो उष्णता पैदा करता है बॉडी में, इसलिए अगरू का लेप हेमंत में ही लगाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगरू का लेप उष्णता क्रिएट करता है। देन यथेच्छ मैथुन करना, क्योंकि उस बल हेमंत ऋतु में बल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैथुन कर सकते हैं। देन ये लास्ट वाला वाग्भट ने बताया, नियुद्धम कुशले सार्धम पादावातम च युक्ति था। तो पादावात मीन्स क्या है, पाद से अंग को रगड़ना, और नियुद्ध मीन्स युद्ध करना। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। देखो, ठंडी के दिनों में आप क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं या तो व्यायाम करते हैं। देखो, तो वही वाग्भट ने भी बताया कि आपको युद्ध करना है, तो इसका शब्दशः मीनिंग नहीं लेना है कि युद्ध करना है, ऐसा शब्दशः मीनिंग नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है कि मल्ल या तो कुश्ती वगैरह करना है, तो आपको क्या होता है कि उसके मसल्स आपके स्ट्रांग होते हैं।
और पादावात का मतलब वाग्भट ने बताया कि पाद से अंग रगड़ लेना, तो इससे भी आपके मसल स्ट्रांग होंगे और हेमंत में आपकी बॉडी बनाने में आपको मदद होगी। तो ये भी एमसीक्यू आपको सेपरेटली ध्यान में रखना है कि नियुद्धम कुशले सार्धम पादावातम च युक्तिका, यह वाग्भट ने कौन से ऋतुचर्या में बताए। तो आपको लॉजिक क्या लगाएंगे कि हेमंत में हम बॉडी बनाते हैं, मस्कुलर पावर बढ़ाते हैं, और युद्ध और पादावात से हमारी मस्कुलर पावर बढ़ेगी। तो ये किस ऋतु में पॉसिबल है? तो नेचुरली हेमंत ऋतु में पॉसिबल है। देन कौन सा आहार विहार वर्ज्य करना चाहिए? वर्ज्य नियम अन्नपानानि वातलानि लघुनि च प्रवातम प्रमेतारम उदमंथम च हिमागमे। तो वातकर आहार नहीं लेना है। अभी पहले स्लाइड में मैंने बताया, देखो कि हेमंत में वात का प्रकोप संभव है शीत से, ये एक हो गया। और हेमंत में आपको गुरु आहार देना है, तो नेचुरली वातकर आहार देंगे तो क्या होंगे, उसका शरीर का ह्रास होगा, उसका कर्षण होगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए वातकर आहार नहीं देना है। इसमें अभी और एक आप चीज आपको बताता हूं, इसमें अगर एमसीक्यू आता है आप गलती कर सकते हैं क्या, कि अब सपोज एआईपीजीटी में एमसीक्यू पूछा गया वर्जयत अन्नपानानि वातलानि लघुनि च, आप झट से क्या आंसर देंगे? वर्षा ऋतु आप आंसर लिख के डायरेक्ट फाइनल कर देंगे। देखो, तो आपको एआईपीजीटी की पढ़ाई करते वक्त आपको ये और चीजों को भी पर्पसली ध्यान में रखना है कि आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं। ये भी पढ़ाई का एक टेक्निक हो गया है कि वर्जयत अन्नपानानि वातलानि लघुनि च, ये आप वर्षा ऋतु लग सकता है, लेकिन आपको ये पर्पसली ध्यान में रखना है कि ये वर्षा में नहीं है, तो हेमंत में है। तो पढ़ाई करते वक्त आपको ये भी टेक्निक यूज करना है, जो भी और चीजें है ना उसको आपको ये तो राउंड करके लेना। आपके नोट्स में क्या करना है, आपको डबल अंडरलाइन करनी है या तो उसको राउंड कर लेना है, तो आपको ये ध्यान में रहेगा, अरे नहीं ये वर्षा में नहीं है तो हेमंत में। देन आगे लघु भी नहीं देना, हमने पहले स्लाइड में देखा, देखो औदक अनुपम अवसव वगैरह गुरु अन्न देना है अग्नि के हिसाब से। अग्नि के हिसाब से आप लघु अन्न देंगे तो वो झट से पचा देगा और धातु का पचन करेगा, इसलिए लघु अन्न नहीं देना है। प्रवात सामने से आने वाला वायु को सेवन नहीं करना है, उससे भी वात प्रकोप का भय है। देन प्रमितार, प्रमितार कर्षणियम, अभी मैंने पहले भी बताया, देखो कि आपको काफी सारे रेफरेंस अगर पता होंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो ये भी चरक के अग्रे में आ गया है कि प्रमितारम कर्षणियम। प्रमितार का मतलब क्या है कि कम अन्न, कम क्वांटिटी में आहार लेना। अगर आप कम क्वांटिटी में आहार लेते हो क्या होगा, कर्षण करेगा। तो आपको काफी सारे रेफरेंस अगर पता होंगे ना तो इसका भी फायदा आपको एआईपीजीटी में पढ़ाई करते होता है। तो प्रमितार हेमंत में क्यों लेना है? नहीं लेना है क्योंकि प्रमितार कर्षण करता है, चरक सूत्र 25 में अग्र में बताए। तो हेमंत में ब्रूहन करना एक्सपेक्टेड होता है, वहां पे कर्षण नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रमितार हेमंत में नहीं लेना। और लास्ट वाला थोड़ा आपको पर्पजली करना है कि उद्मंथ, ये भी एमसीक्यू आने जैसा है कि उद्मंथ कौन से ऋतु में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो पहले तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि उद्मंथ का मतलब क्या है, तो उद और मंथ, मंथ विधि से तैयार किया हुआ सत्तू वो भी नहीं लेना है हेमंत में, क्योंकि वो भी कर्षण करता है उद्मंथ, इसलिए हेमंत में नहीं लेना है। तो आपको अभी इन शॉर्ट क्या है कि गुरु अन्न देना है, मधुर अम्ल अन्न देना है, वातकर आहार नहीं देना है, जो कर्षण करने वाला आहार विहार वो नहीं करना है। अगर ये आप सेंट्रल कंसेप्ट आपके दिमाग में फिक्स करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेंट्रल कंसेप्ट क्या है, गुरु आहार देना है, गुरु मांस देना है, लघु नहीं देना है, वातकर नहीं देना है, कर्षण करने वाला नहीं देना है। तो आपका काम आसान हो जाएगा कि वातल लघु प्रवातर प्रमितार और उद्मंथ आपको हेमंत में नहीं देना है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से ऋतुचर्या करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो काफी सारे ऐसे हमने वीडियो यूट्यूब पे डाल के रखे, आप उनको भी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक भी कीजिए। हमारे रिजल्ट के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। एआईपीजी 2018 में हमारा सेकंड ऑल इंडिया रैंकिंग था, शुभदा आके उसने आर्य पोद्दार मुंबई से उसका कंप्लीट किया। अभी लास्ट ईयर में ही गायनेक में उसने कंप्लीट किया, ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी। देन राहुल काटकर हमारे क्लास का कोचिंग का ऑल इंडिया 5th रैंकिंग था, उसने बीएचयू से कौमार नृत्य में उसका पीजी कंप्लीट किया, उसका ऑल इंडिया में 5th रैंकिंग था। देन एआईपीजीटी 19 का भी रिजल्ट हमारा काफी अच्छा रहा था। दीक्षा काबरा ऑल इंडिया 18 थी, उसने एआई दिल्ली में पंचकर्मा में कंप्लीट किया। दिव्या पाटिल ऑल इंडिया रैंकिंग 22 थी, उसने एनआई में जयपुर में श्री योग प्रसूति में एडमिशन लिया। देन गणेश तांबे ऑल इंडिया 25 रैंकिंग था, उसने एआई दिल्ली में रसशास्त्रा में एडमिशन ली थी।
देन प्रसाद नानरकर ऑल इंडिया 66 रैंक था, उसने एनआईए जयपुर में संहिता में कंप्लीट किया। और अंकिता मनवे उसका ऑल इंडिया रैंकिंग 87 था, उसने आईटीआरए जामनगर में से द्रव्य गुण में कंप्लीट किया। तो हमारे काफी 3-4 साल से अच्छे रिजल्ट रहे हमारा ऑनलाइन लाइव क्लासेस है गूगल मीट पे, क्योंकि काफी क्लासेस खाली ऑडियो डालते हैं, लेकिन हम लाइव क्यों लेते हैं, क्योंकि लाइव में आपका इंटरेक्शन भी होता है और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अच्छा होता है। और वही रिकॉर्डिंग हम हमारे ऐप पे भी डाल देते हैं, ऐप पे हमने किया है तैयार, उस पे हम हमारे रिकॉर्डिंग डाल देते हैं। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कोचिंग के लिए 9422254802, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सेम है, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है, आपको खाली क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके एआईए पीजीटी नाइसिक ऐसा सर्च में भी डालेंगे तो आपको वो चल जाएगा। वहां पे हम डेली 5 एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू हम डालते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बाकी के भी ऋतुचर्या के ऑडियो वीडियो डाल के रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, बाकी के भी है। तो इसमें हमने आपको टेक्निक भी बताई है और आईआईपीजीटी की पढ़ाई के लिए क्या टेक्निक यूज करनी है भी हम बताने जाए, क्योंकि आप टेक्निक स्मार्ट पढ़ाई करेंगे ना तो आपको एआईपीजीटी में अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि खाली पढ़ाई करके फायदा नहीं है, स्मार्ट पढ़ाई भी करनी चाहिए, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और उसको लाइक भी करिए। थैंक यू।